विद्यार्थियों, फिजिक्स क्लासेस में आज फिर से स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे अनावृत बीजी, है ना। टेलोफाइटा और ब्रायोफाइटा शैवाल के बारे में पढ़ चुके हैं और आज हमारा टॉपिक है अनावृत बीजी। देखो, अनावृत बीजी दो शब्दों से मिलकर बना है। यदि हम इसको इंग्लिश में देखें तो इसको कहते हैं जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नो का मतलब होता है नेक्ड यानी नग्न। जिम्नो का मतलब क्या होता है? नेक्ड या नग्न। और स्पर्म का मतलब होता है शील्ड यानी बीज। यहां पर देखो, यदि हम इसका संधि विच्छेद करके अलग अलग अनावृत जिस पर कोई आवरण ना हो। अनावृत का मतलब क्या होता है? जिस पर किसी प्रकार का कोई आवरण ना हो, जहां किसी प्रकार का आवरण ना हो। और बीज को हम जानते हैं, बीजी यानी बीज। तो ऐसे पौधे जिनके बीज क्या होते हैं? नेक्ड होते हैं, अनावृत होते हैं, है ना। उनके ऊपर किसी भी प्रकार का आवरण नहीं पाया जाता, तो ऐसे पौधे वो क्या कहलाते हैं? जिम्नोस्पर्म कहलाते हैं या अनावृत बीजी पादप कहलाते हैं। ऐसे पौधे जिनमें बीज तो बनते हैं लेकिन बीजांड या विकसित फल में नहीं मिलते, बल्कि नग्न अवस्था में लगे रहते हैं। बीज तो बनेंगे लेकिन बीज से कैसे होंगे? बीज अनावृत होंगे। बीज कैसे होंगे? अनावृत होंगे। उन पर किसी भी प्रकार का कोई आवरण नहीं होगा। तो ऐसे बीजों को या ऐसे पौधों को हम अनावृत बीजी पादप कहते हैं। ऐसे पादप जिम्नोस्पर्म या अनावृत बीजी पादप कहलाते हैं। तो मोटे तौर पर हमने ये चीज समझ ली कि अनावृत बीजी पादप कौन से पादप होते हैं कि जिनके जो बीज होते हैं वो कवर्ड नहीं होते हैं बल्कि नेक्ड होते हैं, है ना। ये कवर्ड होते हैं तो हम उन्हें आवृत बीजी कहते हैं, आवृत बीजी पादप कहते हैं। और ये क्या है? नेक्ड है, नग्न है, इसलिए हम क्या कहते हैं? अनावृत बीजी। तो इतना ही फर्क है आवृत बीजी और अनावृत बीजी में। आवृत बीजी में बीजों पर क्या होता है? आवरण होता है। वो किसी आवरण के द्वारा क्या होते हैं? कवर्ड होते हैं, ढके हुए होते हैं, तो वो तो आवृत बीजी पादप कहलाएंगे। और अनावृत बीजी पादपों में क्या है? जो बीज है, उनका जो शीड है वो क्या होगा? नेक्ड होगा, अनावृत होगा, वो किसी से ढका हुआ नहीं होगा, खुली हुई अवस्था में होगा, नग्न होगा। तो ऐसे पादप क्या कहलाते हैं? अनावृत बीजी पादप कहलाते हैं। अनावृत बीजी आवृत बीजी पादपों की तुलना में एक छोटा वर्ग है जिसके पूरे विश्व में 700 पादप जातियां पाई जाती है। कितनी? 700 पादप जातियां पाई जाती है। ठीक है। टेरिडोफाइटा वे ब्रायोफाइटा जो हमने पढ़े हैं की तुलना में
यह वर्ग अधिक विकसित है। इसके तुलना में टेरिडोफाइटा और ब्रायोफाइटा, हालांकि जो आवृतबीजी पादप है ना, एंजियोस्पर्म जिसे बोलते हैं, आवृतबीजी पादपों की तुलना में तो ये वर्ग छोटा है अनावृतबीजी वाला, लेकिन टेरिडोफाइटा और ब्रायोफाइटा की तुलना में ये वर्ग क्या है, अधिक विकसित है, अधिक बड़ा है। पीडी डोगरा, पीडी डोगरा को भारतीय जिम्नोलॉजी का क्या कहते हैं, जनक कहा जाता है। पीडी डोगरा, नाम याद रखना, पीडी डोगरा को भारतीय जिम्नोलॉजी का क्या माना जाता है, जनक माना जाता है। या आप कह सकते हो कि पीडी डोगरा ने जो भारत में पाए जाने वाले अनावृतबीजी पादप है उनके ऊपर बहुत खूब रिसर्च किया था। इसके अलावा आप अनावृतबीजी जो पादप होते हैं, अनावृतबीजी पादप काष्ठीय, बहुवर्षीय वृक्ष या झाड़ी के रूप में मिलते हैं। क्या होते हैं, बहुवर्षीय विशेषता यानी काष्ठीय होते हैं, बहुवर्षीय होते हैं, वृक्ष या झाड़ी के रूप में ये पाया जाता है। ठीक है, तो फिर से देखो, अनावृतबीजी पादप का मतलब होता है आवरण विहीन बीज वाले पादप। अनावृत का मतलब होता है जिम्नो, जिम्नो का मतलब होता है नेट या नग्न, स्पर्म का मतलब होता है सीड या बीज। ठीक है, तो ऐसे पादप जिनके बीज क्या होते हैं, नग्न अवस्था में लगे रहते हैं पादप पर, तो वह अनावृतबीजी पादप कहलाते हैं। इनमें बीज तो बनते हैं, लेकिन बीज क्या होते हैं, नग्न अवस्था में लगे रहते हैं, किसी आवरण से ढके हुए नहीं होते। ऐसे पादप जिम्नोस्पर्म या अनावृतबीजी पादप कहलाते हैं। अनावृतबीजी आवृतबीजी पादपों की तुलना में क्या है, एक छोटा वर्ग है, छोटा वर्ग है, लेकिन फिर भी पूरे विश्व में लगभग 700 पादप जातियां अनावृतबीजी या जिम्नोस्पर्म की पाई जाती है। लेकिन टेरिडोफाइटा और ब्रायोफाइटा से यदि हम तुलना करें, टेरिडोफाइटा और ब्रायोफाइटा की तुलना में ये पादप वर्ग क्या है, अधिक विकसित है। पीडी डोगरा को भारतीय जिम्नोलॉजी का क्या माना जाता है, जनक माना जाता है। पीडी डोगरा को अनावृतबीजी पादप काष्ठीय होते हैं, बहुवर्षीय होते हैं, वृक्ष और झाड़ी के रूप में मिलते हैं। ठीक है, ये कुछ विशेषताएं हैं। अभी आगे हम और देखते हैं इनकी विशेषताएं। आगे देखिए, ये पादप मरुद्भिद प्रकृति के होते हैं। इस प्रकार की मरुद्भिद, ज़ीरोफाइट। ठीक है, इसके अलावा इनमें धंसे हुए रंध्र तथा मोटी उपत्वचा पाई जाती है। ये मरुद्भिद पादपों की विशेषताएं होती है ना, मोटी उपत्वचा, ताकि वाष्पोत्सर्जन कम से कम हो उन पादपों के द्वारा हो। तो मरुद्भिद प्रकृति के होते हैं, रंध्र है वो धंसे हुए होते हैं और मोटी उपत्वचा पाई जाती है। इसके अलावा इनमें संवहनकूल जाइलम फ्लोएम संयुक्त व ओपन रहते हैं, खुली हुई अवस्था में रहते हैं। द्वितीयक वृद्धि का निर्माण एधा द्वारा होता है। ठीक है, द्वितीयक वृद्धि का निर्माण एधा द्वारा होता है। बाहर की ओर द्वितीयक फ्लोएम व अंदर की ओर द्वितीयक
जाइलम का निर्माण होता है। ठीक है, और एक और भ्रूण मूल से एक प्रधान यानी मुख्य मूल का निर्माण होता है। इसके अलावा और क्या विशेषता हो जाएंगी इनकी के द्वितीयक फ्लोएम में स्पष्ट वार्षिक वलय पाए जाते हैं। ठीक है, वार्षिक वलय पाए जाते हैं और फ्लोएम में केवल वाहिकाएं होती है तथा भित्तियों पर परिवेशित गर्त पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा वाहिनिकाएं केवल मृदुतक कोशिकाओं से बनी होती है। अगर यहां पर एक मुख्य चीज आ रही है, वार्षिक वलय। ये वार्षिक वलय क्या होते हैं? वार्षिक वलय तो आपने पौधे का तना देखा होगा और उस तने के जब हम अनुप्रस्थ काटते हैं, तने को काटते हैं तो हम देखेंगे कि भाई तने के अंदर क्या होते हैं, गोल गोल घेरे दिखाई देते हैं, है ना। जैसे ये तना है, ये एक घेरा, फिर ये घेरा, इस प्रकार या घेरे दिखाई देंगे आपको। ये जो घेरे आपको दिखाई दे रहे हैं ये क्या कहते हैं? ये वार्षिक वलय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये वार्षिक वलय कहलाते हैं। तो वार्षिक वलय हर एक साल में एक वार्षिक वलय बनता है ना। एक साल में एक वार्षिक वलय बनता है। और वैसे वार्षिक वलयों के द्वारा हम पौधों की आयु ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? कि हमें पता है कि एक वार्षिक वलय यानी एक पूरा राउंड बनने में, एक पूरा वलय यानी क्या होता है? गोल, है ना, सर्किल। तो वलय, एक वलय बनने में 1 वर्ष का समय लगता है। पूरे 1 वर्ष में एक वलय बन जाता है। ठीक है, तो 2 साल में कितने वलय बनेंगे? 2 वलय बनेंगे। तो इस प्रकार इन वलयों की संख्या को गिनकर हम वृक्ष की आयु का पता लगा सकते हैं। लेकिन वैसे इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि ये वलय क्या होते हैं, जब काफी बड़ा पेड़ हो जाता है तो उसमें ये जो वलय होते हैं वो आपस में धीरे धीरे क्या होने लग जाते हैं, मिलना शुरू हो जाते हैं, है ना। और लोपी कर देंगे, यानी एक दूसरे पर अतिक्रमण हो जाएंगे, एक दूसरे के ऊपर वो क्या हो जाएंगे, चढ़ जाएंगे, जिसके कारण हम इन वलयों की सही एग्जैक्ट जो संख्या है वो हम ज्ञात नहीं कर पाते, है ना। फिर भी हम वार्षिक वलयों की सहायता से हम जो पौधा है उसकी आयु ज्ञात कर सकते हैं, है ना। तो फिर से देख लीजिए कि ये अनावृत बीजी पादप होते हैं, ये किस प्रकार की प्रकृति के होते हैं? ये मरुद्गीत प्रकृति के होते हैं और एक धसे हुए रंध्र पाए जाते हैं और मोटी उपत्वचा पाई जाती है। इनमें संवहनपूर्ण क्या होते हैं? संयुक्त होते हैं और खुले हुए रहते हैं। द्वितीयक प्रति का निर्माण एरा द्वारा होता है। बाहर की ओर तो द्वितीयक फ्लोएम और अंदर की ओर द्वितीयक जाइलम का निर्माण होता है। और भ्रूणमल से एक प्रधान मूल का निर्माण यानी एक मुख्य जड़ का निर्माण होता है ना। ये जो साइड जड़ें हो गए, मान लो ये साइड जड़ें हैं, और ये जो आपको दिखाई दे रही है ये क्या हो गया? प्रधान मूल। प्रधान मूल, तो इस प्रधान मूल का जो निर्माण हो रहा है वो किसके द्वारा होता है? भ्रूण मूल के द्वारा। भ्रूण मूल के द्वारा एक प्रधान मूल का या जड़ का निर्माण होता है। द्वितीय फ्लोएम में स्पष्ट वार्षिक वलय पाए जाते हैं। फ्लोएम में केवल वाहिकाएं होती हैं और भित्तियों पर परिवेशित क्या पाए जाते हैं? गर्त पाए जाते हैं। साइड में परिवेशित गर्त यानी खड्डे पाए जाते हैं।
आगे देखिए, इनमें पत्तियां दो प्रकार की या एक ही प्रकार की हो सकती है ना। और शर्क पत्र भी उपस्थित होता है। पत्तियां कैसी हो सकती है? दो प्रकार की या एक ही प्रकार की हो सकती हैं। इसके अलावा इनमें कुछ की पत्तियां सुइयों की आकार की हो जाती है। जो सुई होती है ना, सुइयों की आकार की हो जाती है, जिन्हें क्या कहते हैं? सुइयां। जिन्हें सुइयां कहते हैं। इसके अलावा इनमें अब सुइयों के आकार की पत्तियां हो गई, तो इसका मतलब क्या है कि ये पत्तियां अधिकांशतः क्या होते हैं? शुष्कोद्भिद होते हैं। शुष्कोद्भिद होती हैं। पहले हमने बात कर ली थी कि भाई जो आवृतबीजी पादप होते हैं उनकी प्रकृति किस प्रकार की होती है? मरुद्भिद होती है। ठीक है, मरुद्भिद और शुष्कोद्भिद। तो ये पत्तियां अधिकांश क्या होती है? शुष्कोद्भिद होती है, ताकि कम से कम वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जल की हानि हो। शंकु पाए जाते हैं जिनमें आपके एक मिनट रुकिए, सेव कर दो, शुरू कर दियो सेव। आगे देखो, इनमें पुष्प क्या होते हैं? एक लिंगी होते हैं। पुष्प क्या होते हैं? एक लिंगी होते हैं। नीटेरस को छोड़कर परिधन भी नहीं पाया जाता। सिर्फ नीटेरस में पाया जाता है, बाकियों में नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा इनमें सघन शंकु पाए जाते हैं। ठीक है, नर शंकु को पुंकेसर या सूक्ष्म बीजाणु तथा मादा शंकु को कार्पल्स कहते हैं। सूक्ष्म बीजाणु या पुंकेसर में अंकुरण होकर दो सुकाय कोशिकाएं तथा पुंबीजाणुधानी कोशिका का निर्माण होता है। इसका दो सुकाय कोशिकाएं और पुंबीजाणुधानी कोशिका का निर्माण
होता है। आगे बीजाणुधानी कोशिका में विभाजन द्वारा बीजाणुधानी कोशिका में विभाजन द्वारा नलिकाकार कोशिका का क्या होता है? निर्माण होता है। तो इनमें पत्तियां किस प्रकार की हो गई? दो प्रकार की या एक ही प्रकार की हो सकती है। सर्प पद्धति क्या होता है? उपस्थित होता है। इनमें कुछ पत्तियां सुइयों के आकार की होती है। कोनिफर किसमें होती है? कोनिफर में क्या होता है? पत्तियां सुइयों के आकार की होती है, इसलिए इन्हें सुइयां भी कहते हैं। और यह पत्तियां अधिकांश से किस प्रकार की प्रकृति होती है? शुष्कोद्भिद होती है। तो इनमें पुष्प क्या होते हैं? एक लिंगी होते हैं और नीटलस को छोड़कर परिधन भी नहीं पाया जाता है। इनमें सघन शंकु पाए जाते हैं। नर शंकु को पुंकेसर या सूक्ष्म बीजाणु और मादा शंकु को कार्पल्स कहते हैं। सूक्ष्म बीजाणु या पुंकेसर से अंकुरण होकर दो सुकाय कोशिकाएं और एक पूर्ण बीजाणुधानी कोशिका का क्या होता है? निर्माण होता है। पूर्ण बीजाणुधानी कोशिका में विभाजन द्वारा नलिकाकार कोशिका का निर्माण होता है। तो हमने देखा जो बीजाणुधानी विभाजित होकर एक जननकारी कोशिका व एक नलिका कोशिका का क्या करती है? निर्माण करती है। ठीक है। अब जो जननकारी कोशिका है, जननकारी कोशिका से एक तो कुतंतु ग्रंथ व शरीर कोशिका का निर्माण होता है। जननकारी कोशिका से कुतंतु ग्रंथ और क्या होता है? शरीर कोशिका का निर्माण होता है। जबकि पराग नलिका का निर्माण होता है। ठीक है। और यहां पर देखो आप कुतंतु ग्रंथ है ना, तो आप इसको आप सिर्फ व्रंत कोशिका भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? व्रंत सेल। और एक शरीर कोशिका। तो शरीर कोशिका है, शरीर कोशिका द्वारा दो नर युग्मकों का क्या होता है? निर्माण होता है। अब हमने देखा कि प्रेक्षित किया जाना है, इसका मतलब क्या है? कौन? आलंबक भ्रूण को भ्रूणकोश में। ठीक है। इस कारण जो भ्रूण होगा वो कैसा होता है? सीधा होगा। भ्रूण कैसा होगा? सीधा होगा तथा भ्रूणकोश में दबा रहता है। कैसा रहता है? दबा रहता है। क्यों? क्योंकि आलंबक क्या कर रहा है? एक फोर्स के द्वारा, एक प्रेशर के द्वारा भ्रूण को भ्रूणकोश में क्या कर रहा है? धकेल रहा है, प्रेक्षित कर रहा है। इसलिए भ्रूण कैसा होगा? सीधा होगा और भ्रूणकोश में ये कैसे रहेगा? दबा रहेगा। इसके अलावा इसमें जो बीज पत्रों की संख्या है, बीज पत्रों की संख्या वो 2 से 15 तक की होती है। कितनी होती है? 2 से लेकर 15 तक इसमें बीज पत्रों की संख्या होती है। और लास्ट चीज आती है 1934 के अंदर, 1934 में
चैम्बरलेन ने अनावृत बीजी पादपों को दो उपवर्गों में विभाजित किया था। कौन से वर्ग थे? एक था साइकेडो फाइटा और दूसरा था कोनिफेरोफाइटा। ठीक है, इन दो वर्गों में 1934 में चैम्बरलेन ने इनको विभाजित किया था। तो भ्रूण सीधा, मेन ये चीज जानना, सीधा क्यों हो रहा है? आलंब के कारण। और भ्रूणकोश में दबाव क्यों है? वो भी किसके कारण है? आलंब के द्वारा। और इसमें बीज पत्रों की संख्या है वो कितनी होती है? 2 से लेकर 15 तक होती है। ठीक, तो ये आज आपका शैवाल हो गया, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, और ये आपका जिम्नोस्पर्म हो गया। इसमें एक आगे एक टॉपिक और है एंजियोस्पर्म यानी आवृत बीजी, लेकिन वो इसमें आपके शामिल है नहीं, इसलिए ये आज आपका लेसन खत्म हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में फिर नए लेसन के साथ मिलेंगे, तब तक धन्यवाद।